Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely new economic challenges. न्यू इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं इसके अंदर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं वो सब देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करें तो कौन सी एक प्रिकेरियस सिचुएशन है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ईरान के साथ, ठीक है, उसकी तरफ से जो मिलिट्री स्ट्राइक्स की गई हैं उस हवाले से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा मज़ीद बढ़ गया है। ठीक है, और इकोनॉमिक चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, क्योंकि अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी चाहिए तो पाकिस्तान को मुख्तलिफ सरमाया उसकी तरफ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अब जाहिर सी बात है अपकमिंग जनरल इलेक्शंस भी हैं जिसकी तरफ इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके लिए एक आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कंडीशन है कि जनरल इलेक्शंस क्या हो पाएंगे अपने वक्त पर या नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और भी चीज़ें जो हैं वो आप कह सकते हैं उसको प्रोवोकेशन मिली है। ठीक है, और स्ट्रेन्ड रिलेशंस नज़र आ रहे हैं, फ्रेजिलिटी नज़र आ रही है पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशंस की, और आईएमएफ की बेल आउट की भी मुंतज़िर है पाकिस्तान। और वो बेल आउट जो है वो कुछ कंडीशंस के ऊपर ही मिलेंगी पाकिस्तान को, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को अगर हम पूरा करते हैं तब ही वो अपनी नेक्स्ट जो ट्रांच है या फिर किस्त है वो हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इस वक्त फ्रिजिलिटी का शिकार है। उसके अलावा मज़ीद इसमें हमें बलोच मिसिंग पर्सनस के कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इश्यूज़, ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स में कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, इलेक्शन के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं। ये तमाम चीज़ें तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो असरात मुरतब करेंगी, या फिर आप कह सकते हैं सोसाइटल लेवल पर अगर हम बात करें तो डिसकंटेंटमेंट का शिकार हो जाएंगे लोग। ठीक है, लोग इसलिए होंगे क्योंकि उनका ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट हो जाएगा अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से, अपनी कंट्री, अपनी स्टेट के ऊपर से। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेट रिपेमेंट्स पाकिस्तान को करनी है। फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। उसके अलावा अगर प्राइस हाइक्स होती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो लोगों की तरफ से जो है एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिल सकता है। ये फ्यूचर की आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं। एक डेलिकेट किस्म का, एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो नज़र आ रहा है फ्यूचर में कंट्री के लिए। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये तमाम जो चैलेंजेस हैं, न्यू इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, यही डिस्कस करेंगे राइटर अपने इस ओपिनियन के अंदर, और यही सब हम इसमें देखेंगे। मगर इसको डिस्कस करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है ट्रांचे की। ठीक है, ट्रांचे जो है वो किस्त को कहते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट को कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कर्ज दे रहा है, जैसे कि आईएमएफ की यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, तो आईएमएफ इंस्टॉलमेंट में मनी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक पोर्शन है उसका, एक इंस्टॉलमेंट है, उसको कहा जा रहा है ट्रांच। उसके बाद कैश स्ट्रैप्ड आ जाता है। कैश स्ट्रैप्ड से मुराद यही है कि नकद की कमी का हो जाना। ठीक है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का या कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ना किसी स्टेट को। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक से मुराद होता है मिलिट्री अटैक का हो जाना। ठीक है, टारगेट किया जाना और बहुत ही ज़्यादा डैमेज होना किसी भी कंट्री के अंदर। विजिलेंस आ जाता है। विजिलेंस चौकन्ना, चौकस, वॉचफुल या अलर्ट सिचुएशन को कहते हैं। ठीक है, डिफेंसिव वे में हम करते हैं ये सिक्योरिटी के लिए, चौकन्ना रहना पड़ता है किसी भी कंट्री के जो सिक्योरिटी करने वाले पर्सन होते हैं उनको। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहते हैं हम इनएक्टिविटी को या डोरमेंसी को, यानी कि खिफ्ता हो जाना, सोए हुए होना, एक्टिव एक्टिव ना होना, एक्टिव रोल का ना होना, बल्कि खामोश होना किसी चीज़ का। उसके बाद डेट इनकरिंग आ जाता है। डेट इनकरिंग से मुराद होती है कि कर्ज़ों को एक्वायर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करना, उधार लेना। ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी स्टेट ने लिए हो सकते हैं। उसके बाद फिस्कल आ जाता है। फिस्कल जो है ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेट करता है, खसूसी तौर पर टैक्सेस शामिल हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल मैटर्स शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइज आ जाता है। प्राइवेटाइज जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है, या गवर्नमेंट के कंट्रोल से तमाम जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है ना, वो प्राइवेट ऑनरशिप में चले जाना, उसको हम प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेटाइज करना कहते हैं। उसके बाद टैक्स बेस आ जाता है। टैक्स बेस से मुराद टोटल इनकम की बात की जा रही है या इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन की तरफ। ठीक है, उसके बाद सेंटर स्टेज है। सेंटर स्टेज से मुराद यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, मेन पार्ट का होना, अटेंशन का होना, फोकस का होना। डिसकंटेंटमेंट, गैर मुतमईन रवैये की बात की जा रही है या फिर गैर मुतमईन
सिचुएशन फैल गई है किसी कंट्री के अंदर या फिर लोगों के दरमियान में। उसके बाद जियो पॉलिटिकल आ जाता है। जियो पॉलिटिकल रिलेट करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या स्ट्रैटेजिक इंट्रैक्शंस की बात की जा रही है यहाँ पर कंट्रीज या रीजन्स के दरमियान में। मॉडीज इन्वेस्टर सर्विस है, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है असेसमेंट को, यानी कि ये जांच पड़ताल करती है कि किसी भी कंट्री की या किसी स्टेट की या किसी नेशन की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, यानी उसके पास कितना सरमाया है। ठीक है। उसके बाद कंपलियन है। कंपलियन बाय फोर्स कोई काम करना, मजबूरी के तहत कुछ करना। एंटेंगल्ड आ जाता है। एंटेंगल्ड से मुराद होता है लटका हुआ होना, किसी कॉम्प्लेक्स, किसी मुश्किल, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर फंसे हुए होना। उसके बाद कोलेटरल डैमेज आता है। कोलेटरल डैमेज होता है अनइंटेंटेड या इंसिडेंटल डैमेज, जो अचानक से किसी कोई डैमेज का उभर आना। ठीक है। लोगों के ऊपर या कि लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से कोई अटैक हो गया तो उसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। ठीक है। उसके बाद मोलिफाई है। मोलिफाई जो है यहाँ पर अपीस को कहते हैं, यानी तस्कीन बख्शने को कहते हैं। यानी कि किसी भी जो सख्त रवैया है ना किसी का, उसको काम कर देना, रिलैक्स कर देना। अलॉटेड से मुराद होता है असाइन करना। ठीक है। रिसोर्सेज या किसी को कोई प्रिविलेजेस दी जा रही हैं, कोई मराद दी जा रही हैं या कोई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं तो उसको अलॉट कर दिया जाए। ठीक है जी। ये तो हो गए हमारे पास इसके डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक किस चैलेंजेस किस तरीके से, किस नोयत के निकल कर सामने आते हैं। तो आपके पास पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, या इकोनॉमी बेस अगर एसेस आपके पास आ जाते हैं तो उसमें जो आपको मुख्तलिफ डोमेन्स में अगर आपको ऐसे कवर करना है तो उसमें आपको आउटलाइन भी बनानी होगी। तो आउटलाइन बनाने के लिए भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इसकी आप टर्म्स ले सकते हैं, इसमें से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग के अंदर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन किस नौयत का आ सकता है। तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसका क्रक्स भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काम कर रही है, कैसी चल रही है इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त, जिसके अंदर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। ठीक है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, फ्रिजिलिटी है, कमज़ोरी है, हम कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं ईरान के साथ। अब ईरान के साथ टेंशन चलेंगी तब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड से भी अपना बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए सरमाया लगाना पड़ता है, अपनी मिलिट्री सेक्टर पे आप कह सकते हैं। ठीक है। अब ईरान वाली साइड से भी मसले हो जाएंगे तो उस तरफ भी सरमाया लगाना पड़ जाएगा, और ईस्टर्न साइड पे तो आपको पता ही है भारत है, इंडिया है, तो उस तरफ से पहले ही यहाँ पर हमारा काफी खर्चा हो जाता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल इश्यूज को और ज्यादा आप कह सकते हैं उजागर कर रहा है या बढ़ा रहा है वो जो पॉलिटिकल टेंशन हैं जो कि ईरान के साथ रिसेंटली या करंटली देखने को मिली है हमें। उसके अलावा अपकमिंग इलेक्शंस का सिचुएशन भी नजर आ रही है। अपकमिंग इलेक्शंस जो हैं, अब ये टेंशन्स बढ़ती हैं तो इन टेंशन्स की वजह से जो है काफ़ी मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं कि क्या ये जनरल इलेक्शंस अपने वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और अगर ये अपने वक्त पर नहीं होते हैं, एक स्टेबल किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन कायम नहीं होती है कंट्री के अंदर, तो उसके नुकसान क्या मुरतब होंगे। उसके नुकसानात यही होंगे कि लोगों के अंदर डिसकंटेंटमेंट आ जाएगी। उसके अलावा एक प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और अगर जो आईएमएफ की तरफ से जो कर्जे मिलने हैं, अगर वो कर्जे भी नहीं मिलते हैं या फिर अगर वो मिलते भी हैं तो सख्त शराइत पर मिलते हैं, तो उन शराइत को पूरा करने के लिए अगर प्राइवेटाइजेशन होती है या प्राइस हाइक हो जाता है, महंगाई हो जाती है, तो इन तमाम चीज़ों के असरात जो हैं वो लोगों पर मुरतब होंगे, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सड़कों पर निकल सकते हैं और सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और डिसकंटेंटमेंट फैल सकता है। गैर मुतमईन रवैया जो है लोगों का सामने आ सकता है, देखने को मिल सकता है। तो फिर इसके इम्पैक्ट जो है वो फिजिकल स्टेबिलिटी पर और सोसाइटी की वेल बीइंग पर, इन तमाम चीज़ों के मिक्सचर से किस तरह से पड़ेंगे और पाकिस्तान को फ्यूचर में किस किस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, या पाकिस्तान को कौन सी जो है वो तब्दीलियां या रिफॉर्म्स लेकर आनी होंगी इकोनॉमिक लेवल पर, जो कि पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब जो है वो लेकर जा सकती हैं। ठीक है। तो इसी सेंस में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है ना इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड फंडिंग। ठीक है। अब आईएमएफ की जो फंडिंग है, ठीक है, पाकिस्तान ने जो है वो सेकंड जो उसकी किस्त थी 700 मिलियन डॉलर्स की आईएमएफ से वो रिसीव की। ठीक है। और लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। ठीक है। नाजुक सूरत हाल इस तरह से कि एबिलिटी पाकिस्तान की नहीं है अपनी मैनेज करने की चीज़ों को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के डेट रिपेमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा हैं। अगर डेट रिपेमेंट की पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की डेट रिपेमेंट तकरीबन तकरीबन राउंड अबाउट 25 to 26 बिलियन डॉलर
ईयर्स में बनती है, ठीक है, और जिसके अंदर जो है आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट भी शामिल है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के शामिल होने के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर ये पेमेंट्स बनती हैं, तो पाकिस्तान को उनको भी उतारना है, उसके अलावा अपनी बाकी चीज़ों को मैनेज भी करना है, ठीक है। तो ये मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पे सेकंड आप देखें जियोपॉलिटिकल टेंशन विद ईरान। अब पहले तो पाकिस्तान के पास जो सरमाया था वो ऑलरेडी इतना कम पड़ रहा था कि पाकिस्तान को अपनी मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल पर हो रहा था, ठीक है, और पाकिस्तान आईएमएफ की तरफ रुजू किए हुए था। और अब दूसरी तरफ आप देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है ईरान के साथ, जब ये ईरान के साथ पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के अंदर ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, मिलिट्री स्ट्राइक्स जो कि ईरान की तरफ से की गई हैं, ठीक है, और ये क्यों की गई हैं, ये बेसिकली इसलिए की गई है क्योंकि ईरान का कहना यह है कि यहाँ पर वो टेररिस्ट कुछ ग्रुप हैं, उस उन ग्रुप्स के अगेंस्ट में उस सर्जिकल स्ट्राइक की हैं ईरान ने, क्योंकि वो उनकी वजह से टेररिज्म फैल रहा था ईरान की तरफ। पाकिस्तान के इस इलाके पंजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो है वो यहाँ पर मिलिट्री आप कह सकते हैं ग्रुप्स वहाँ पर जाते थे ईरान की जानिब, ठीक है, जिसकी वजह से ईरान को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ये ईरान का स्टांस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने को मिल सकता है कि इसकी वजह से अब जो स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान की तरफ से, और फिर पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई में स्ट्राइक्स की हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी बहुत सारी इकोनॉमी की ज़रूरत है वहाँ पर सरमाया लगाने के लिए, अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये टेंशन जो हैं और मज़ीद एस्केलेट हो गई हैं, बढ़ गई हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। अब दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में टेंशन बढ़ गई हैं तो इसकी वजह से और कशीदगी आ जाएगी और पाकिस्तान को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और खसूसी तौर पर इकोनॉमिक सेक्टर में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस में क्या है पाकिस्तान का, यही है कि पाकिस्तान एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है। कैश स्ट्रैप्ड ये टर्म इसलिए यूज़ की गई है कि पाकिस्तान के पास उतनी नकदी नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान को अर्न करने के लिए, सिक्योर करने के लिए अपने फंड्स को मुख्तलिफ एवेन्यूज़ की तरफ जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और पोटेंशियल जो है पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सरसाइज करने की, अब यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट बढ़ा है ईरान के साथ, अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पे और ज़्यादा जो है वो पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अटेंशन भी डाइवर्ट हो गई है और ख़तरा भी हो गया हमारी इकोनॉमी को कि आईएमएफ की सपोर्ट इस तरफ से मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके नेगेटिव असरात आईएमएफ की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि आईएमएफ कहेगा कि यहाँ पर तो स्टेबिलिटी ही कायम नहीं है, यहाँ पर तो मुख्तलिफ मिलिटेंट जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी सपोर्ट देने से काफ़ी हद तक इनकार भी कर सकता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा खतरे की सूरत हाल जो है वो जन्म ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अटेंशन डाइवर्ट होती हुई नज़र आ रही है, एक्सपेंडिचर्स नज़र आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर हम अपकमिंग जनरल इलेक्शंस की बात करें, तो अपकमिंग जनरल इलेक्शन स्केड्यूल्ड हुए हुए हैं 8 फरवरी को, आप लोगों को बताइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्शंस होना कितना ज़रूरी है, एक नई गवर्नमेंट का आना कितना ज़रूरी है, जिसको ज़रूरत पड़ेगी कि फिर वो नेक्स्ट जब आएगी तो उसको ज़रूरत किस्त की पड़ेगी, एक नई किस्त की ज़रूरत पड़ेगी आईएमएफ की तरफ से, जो कि $1.1 बिलियन की जो किस्त है वो होगी। क्यों चाहिए ये हमें? इमीडिएट इकोनॉमिक कंसर्न्स के लिए चाहिए, ताकि हम बजटिंग करें, प्लानिंग कर सकें फिस्कल ईयर 2024 से 2025 तक में, ठीक है। लेकिन अब यही है कि कुछ कंडीशंस होंगी आईएमएफ की तरफ से भी कि 2024 या 25 के जो फिस्कल ईयर है उसमें अगर अपनी किस्त जारी करता है आईएमएफ, तो कुछ कंडीशंस के ऊपर करेगा कि आप अपने पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कायम करें, अपने यहाँ जो है वो अमन अमान की सिचुएशन को, फ़ज़ा को कायम करें, तभी हम आपको ये जो है फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर जो है वो बिल्ट हो रहा है इलेक्शंस के हवाले से भी, आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो आईएमएफ की तरफ से ही जो बताया गया है कि गवर्नमेंट को क्या क्या रिफॉर्म्स लानी चाहिए, तो आईएमएफ की कंडीशंस हैं कुछ, वो यहाँ पर बयान करेंगे। वो कहते हैं कि आईएमएफ कहते हैं कि प्राइवेटाइज कर दें आप अंडर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, जो अंडर परफॉर्म करें, यानी अपनी चीज़ों को इतना परफॉर्म नहीं कर रही हैं ठीक तरीके से, जो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें, ताकि बेहतर तरीके से जो है रेवेन्यू जनरेट हो सके। और रिफॉर्म करें आप नेशनल टैक्स मशीनरी को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि जो टैक्स कलेक्शन है वो बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि इम्पोज करें तीसरे नंबर पर, ठीक है। पहला उन्होंने कहा यहाँ पर कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए जो अंडर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, उसके बाद अपनी टैक्स मशीनरी को नेशनल लेवल पर एनहेंस करें, ताकि जो है रिफॉर्म करें, ताकि वो टैक्स कलेक्शन को जो है वो एनहेंस कर सके, उसमें एफिशिएंसी लेके आ सके। उसके बाद थर्ड नंबर वो कह रहा है कि जो इम्पोज करें आप नए टैक्सेस को, ताकि जो है वो टैक्स बेस को जो है वो ब्रॉडन किया जा सके, ठीक है। यानी कि अनटच कुछ एरियाज होते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेटली ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, तो
इस तरीके की जो अनटच्ड एरियाज हैं इकोनॉमी के, जो आपकी इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि इम्पोज करें उन जगहों पर भी टैक्सेस, ताकि इन प्रॉपर तरीके से एक ब्रॉडन किया जा सके टैक्स बेस को, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स जो हैं वो क्रूशियल होंगी आईएमएफ की सपोर्ट को कंटिन्यू रखने के लिए। अदरवाइज आईएमएफ जो है वो इन शराइत के बगैर आपको कर्जे देने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम जो चैलेंजेस देख सकते हैं ईरान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो स्ट्राइक्स हैं उसकी वजह से बलूचिस्तान में डिसकंटेंटमेंट हो रही है उस वजह से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है ना ईरान का पाकिस्तान के साथ जो चला है, तो बलोच मिसिंग पर्सन्स को भी, इश्यूज को भी अटेंशन की तरफ लेकर आ रहे हैं कि जो बलोच वुमेन है या चिल्ड्रन है, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस्लामाबाद अपनी प्रेस क्लब के सामने, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनको जो है वो बचाया जाए, उनको वापस लेकर आया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना इंटरनेशनल कंसर्न्स भी नजर आते हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस के, यानी कि इंटरनेशनली यहाँ पर एक फोकस नजर आएगा पाकिस्तान की तरफ के किस तरीके से ह्यूमन राइट की वायोलेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वायोलेशन हो रही है तो डेफिनेटली लोग जो है वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, तो इस तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो सकता है स्टेट के ऊपर, ठीक है। स्टेट पर लोग जो है वो भरोसा नहीं करेंगे उस तरीके से प्रॉपरली, तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं गैर मुतमईन सूरत हाल भी जन्म ले सकती है, ठीक है। अब सोसाइटी पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्टोरल सिंबल्स, जो इलेक्टोरल सिंबल्स हैं उनसे ले ली गई हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज से, तो यहाँ पर ये भी इम्पैक्ट मुरतब हो रहे हैं। लोग भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो अपने शक व शुबात या गम गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। डिसकंटेंटमेंट फैल रही है जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर, और डिसकंटेंटमेंट यानी गैर मुतमईन जो, या आप कह सकते हैं डिससेटिस्फेक्शन जो है वो नजर आ रही है, पॉलिटिकल डिसरप्शन को उजागर करेगी, वो इफेक्ट करेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी को, और जिसकी वजह से अपहिवल हो सकता है इलेक्शंस के बाद में, ठीक है। प्रोटेस्ट भी देखने को हमें मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की बात करें, तो पाकिस्तान फेस कर रहा है ना सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट को, ठीक है। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट भी करनी है, लोन्स लिए हुए हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने बहुत सारे हैं, तो बैलेंस करने की जरूरत है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को, कि वो किस तरीके से पाकिस्तान जो एंटेंगलमेंट हुई हुई है रीजन के अंदर ईरान के साथ, अगर खसूसी तौर पर देखें कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ईरान की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है। तो पाकिस्तान को प्रॉपरली जो है वो मेजर्स लेने की ज़रूरत है, इस तरीके से प्रॉपरली अपने अपनी टैक्सेस के ज़रिए से उसको, और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको प्रॉपरली मुरतब करने के बाद जो है वो पाकिस्तान इन चीज़ों को टैकल मुकम्मल तौर पे कर सकता है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान जो है वो अपने प्राइवेटाइज कर लेता है सिलेक्टेड अंडर परफॉर्मिंग डेट इनकरिंग गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इस तरह से बेहतर कर सकता है वो अपनी इकोनॉमी को, हम कह सकते हैं रिफॉर्म लेकर आए वो, अगर नेशनल लेवल पर अपनी टैक्स मशीनरी के अंदर, ताकि टैक्स की कलेक्शन एफिशिएंटली हो सके। थर्डली वो कर सकता है, इम्पोज कर सकता है न्यू टैक्सेस जो अनटचेबल एरियाज ऑफ इकोनॉमी है, ताकि वो टैक्स बेस को जो है वो ब्रॉडन करें। तो ये कुछ चंद आप कह सकते हैं मोटी मोटी बातें हैं जिसको हम अगर फॉलो करें तो हम बेहतरी की तरफ जो है वो अपनी इकोनॉमी को लेके जा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने जो है इसको थॉरोली स्टडी करना है, तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, ठीक है। आप वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। और बाकी ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।